हेलो गाइज, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैंने लेके आया हूँ सी टेट का चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, जो कि सीडीपी का है। देखिए, आज हो गया आप लोगों को 31, ठीक है ना, आज हो गया आप लोगों को 31 अक्टूबर, ठीक है। तो आज से क्या है, सी टेट का फॉर्म भी भरना अप्लाई हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग जो जो भी स्टूडेंट बीएड या डीएलएड कर चुके हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। आप लोग फॉर्म फिलअप कर दे, ठीक है ना। फॉर्म फिलअप करते समय एक सावधानी भी बरतनी होगी आप लोग को, वो थोड़ा ध्यान से किसी भी साइबर कैफ में जाके भर ले, या खुद से भरते हैं तो खुद से भर ले, ठीक है। चलिए, मैं चैप्टर 2 आज मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। तो यह है सीडीपी का चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर तो मैंने आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो यह दूसरा चैप्टर है। देखिए, ध्यान से आप लोग देखिए। सबसे पहले मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो देखिए, इसके पीछे मैंने बहुत सारे वर्ड बता चुके हैं आप लोगों को कि मनोविज्ञान क्या होता है। कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु पक्षियों के विभिन्न प्रकार के व्यवहार के एवं उनकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। मतलब कि मनोविज्ञान जो है एकदम विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, तथा उनके अंदर मनुष्य एवं पशु पक्षियों सभी का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। तो मेरा पिछला चैप्टर जो था उसमें मनोविज्ञान के बारे में मैंने पूरा बता चुका, ठीक है ना। तो आप लोग उस वीडियो को, मैं पहला चैप्टर को देख लीजिएगा। देखिए, इसके बाद क्या है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन के कितने लक्ष्य हैं, 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। देखिए कौन कौन है। एक है वर्णन तथा मापन। क्या है, वर्णन तथा मापन। दूसरा है पूर्वानुमान तथा नियंत्रण। तीसरा है व्याख्या तथा स्पष्टीकरण। पहला है वर्णन तथा मापन, दूसरा पूर्वानुमान तथा नियंत्रण, और तीसरा है व्याख्या तथा स्पष्टीकरण। देखिए, हम देखते हैं कि स्पष्ट है कि मनोविज्ञान का प्रमुख लक्ष्य प्राणियों के व्यवहार एवं उनके संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन, मापन तथा व्याख्या करके उनका पूर्वानुमान लगाना, ठीक है ना, एवं नियंत्रित करना है। मतलब कि इससे यह स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणियों के यानी कि जो भी जीव जंतु हैं उनके व्यवहार का क्या क्या रहता है, संज्ञानात्मक विकास, उसका मानसिक तथा संज्ञानात्मक दोनों को पूर्वानुमान लगाता है। मतलब कि वो पहले से उसका अनुमान लगा लेता है कि वह व्यक्ति क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों का क्या करना पड़ता है, उनको अनुमान लगा लेता है, ठीक है ना। वही साइकोलॉजी कहलाता है, वही मनोविज्ञान कहलाता है। देखिए, मनोविज्ञान के अध्ययन की कुछ विशेषता दिए गए हैं। तो मनोविज्ञान के द्वारा मनोविज्ञान की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो मतलब कि मनोविज्ञान के द्वारा मनोविज्ञान के अंतर्गत जितनी भी सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, उन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। उसमें देखिए, मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रत्तियों प्रक्रियाओं की प्रकृति का सिद्धांत है। मतलब कि मनोविज्ञान की प्रक्रियाओं के कुछ सिद्धांत भी दिए हुए हैं। देखिए, सिद्धांत क्या है, क्या बता रहा है, उनके उपयोग के साथ सीमाओं का भी ज्ञान होता है। मतलब कि जब हम मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या प्राणी या जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उनकी संप्रत्य सीमा, मतलब कि वह उनका क्या लक्ष्य क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में क्या होता है, जानकारी हासिल करना। विभिन्न मनोवैज्ञानिक अध्ययनों की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनमें कुछ प्रमुख है। देखिए, सभी मनोविज्ञान के कुछ न कुछ अपना अलग अलग विशेषता होते हैं। देखिए, इनमें कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है मापन पर आधारित, दूसरा पुनरावृत्ति संभव या वस्तुनिष्ठता। तीन तीन है उसके, क्या है, प्रमुख जो लक्षण है उसके 3 है। तो पहला क्या है, मापन पर आधारित, दूसरा पुनरावृत्ति संभव। मापन पर आधारित हुआ कि जैसे हम किसी व्यक्ति के बुद्धि लब्धि जो मापते हैं, या किसी व्यक्ति के ज्ञान के को हम मापते हैं, कि जैसे वह कोई व्यक्ति क्या होता है कि कोई बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, तो वो माप लेते हैं कि कैसे प्रतिभाशाली है। मतलब कि जब कोई क्लास में 10 लड़का है, तो उन 10 में जिसका माइंड सबसे तेज होता है, कोई भी सवाल को बहुत कम समय में हल कर लेते हैं, तो उन बच्चों को अन्य बच्चों से पहले वो हल कर लेते हैं, अन्य बच्चों की तुलना में वो सभी चीज़ों में आगे होते हैं। तो वैसे बच्चों को हम कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चा। क्या कहलाता है वो, प्रतिभाशाली बच्चा, ठीक है ना।
देखिए पुनरावृत्ति संभव का मतलब यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को याद पहले से किए हुए हैं, ठीक है ना, और उस चीज़ को फिर से पुनः उसे याद है, फिर से यानी कि पुनः उसको क्या है, याद है, तो वही उनका क्या हो गया, पुनरावृत्ति हुआ। मतलब उस चीज़ को बार बार वो दोहरा रहा है, ठीक है। उसके बाद हो गया वस्तुनिष्ठता। तो वस्तुनिष्ठता मतलब हो गया कि वह एक एक करके उस चीज़ों को हल करे। मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग क्वेश्चन जो पढ़े हैं एक नंबरिंग टाइप से होता है ना, तो उस टाइप से वस्तुनिष्ठता का मतलब यहाँ पे यह हो गया कि उसको एक एक करके वह बता रहा है, ठीक है ना, एक एक करके उनके बारे में ऑल हासिल कर लेता। ऑल ज्ञान को क्या करता है, हासिल करना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे वस्तुनिष्ठता कहलाता है, ठीक है। अब आइए मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय है। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या है, जिसको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। तो हम यह जान चुके हैं कि मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत उपागम, ठीक है ना, मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत कुछ उद्गम दर्शन शास्त्र है, उद्गम है यहाँ पे, दर्शन शास्त्र से हुआ है। परंतु आगे चलकर मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय बन गया। देखिए पहले क्या था कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अंग था। किसका अंग था, दर्शन शास्त्र का अंग था। लेकिन आगे चलकर क्या हो गया कि दर्शन शास्त्र से वह अलग हो गया, दर्शन शास्त्र से क्या हो गया, मनोविज्ञान अलग हो गया, ठीक है ना। उसी के बारे में हम जानते हैं। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से क्या हो गया, अलग होकर एक स्वतंत्र विषय बन गया। तो मनोविज्ञान एक स्वतंत्र क्या हो गया कि विषय बन गया, ठीक है। इसके बाद मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाले मनोवैज्ञानिकों ने दार्शनिक विचारधारा को छोड़कर वैज्ञानिक आधार पर व्यवहार का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। देखिए पहले जो था दर्शन शास्त्र, उसमें दार्शनिक तरीके से मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि दार्शनिक को छोड़ के मनोवैज्ञानिक तरीकों से वैज्ञानिक ने क्या कर लिया है, अध्ययन किया है। मतलब कि वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन कर रहा है। किस तरीकों से, वैज्ञानिक तरीकों से अब क्या हो रहा है, इस पे अध्ययन किया जा रहा है। देखिए 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में मनोविज्ञान अलग होने की प्रक्रिया में मनोविज्ञान की संप्रदाय अथवा प्रणाली अथवा बाद में सामने आए। देखिए मनोविज्ञान क्या हुआ 19वीं और 20वीं सदी के बाद, क्या हुआ 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में वो दर्शन शास्त्र के विषय से अलग होने की प्रक्रिया में मनोविज्ञान क्या हुआ, संप्रदाय अथवा प्रणाली के बाद सामने आए। मतलब कि वह एक अलग विषय बन गया। किसका बन गया, तो मनोविज्ञान का विषय बन गया, ठीक है ना। तो वो मनोविज्ञान किसी संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, से तात्पर्य मनोविज्ञान के किसी ऐसे अध्ययन के लिए एक सम्मान, ठीक है ना, विचारधारा तथा विद्यार्थी का अनुसरण करते हैं। मतलब कि विद्यार्थी को सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बारे में जानता है विद्यार्थी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में पहले से कितना नॉलेज है। तो उन सभी चीज़ों को पहले वह मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान के बीच मनोविज्ञान के दृष्टिकोण, विषय वस्तु का अध्ययन, विद्यार्थी के संबंध में अनेक मतभेद हो गए। देखिए विद्यार्थियों का अलग अलग यहाँ पे क्या हो गया, मत हो गया। विद्यार्थी का क्या हो गया, अलग अलग मत हो गया। कि कोई विद्यार्थी बता रहा था कि मनोविज्ञान क्या है, एक दूसरे प्रकार की, यानी कि दूसरे अर्थ में कहें हम तो कुछ का अलग मत था और कुछ का अलग मत था। लेकिन क्या है यहाँ पे क्या होता है, देखिए हम देखते हैं कि कुछ दृष्टिकोण से विद्यार्थी के संबंध में अनेक मतभेद हो गए एवं वे अनेक समूह में विभक्त हो गए। लेकिन विद्यार्थी क्या हो गया, अलग अलग समूह में क्या हो गए, विभक्त हो गए, ठीक है ना। अपनी अपनी विचारधारा तथा चिंतन प्रणाली के साथ मनोविज्ञान को अध्ययन संबंधित कार्य में लगे। देखिए कुछ कुछ विद्यार्थियों ने उसको चिंतन करने लगे उस पर कि कैसे क्या है मनोविज्ञान। कुछ विद्यार्थियों ने अपना अलग विचार प्रस्तुत करने लगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के कुछ अलग अलग संरचनावाद जैसे हो गया, उसके अंतर्गत संरचनावाद, प्रकारवाद या कार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणात्मकवाद, कुछ ऐसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक संप्रदाय थे। तो मनोवैज्ञानिक संप्रदाय कौन कौन थे, संरचनावाद। ये क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, सीडीपी में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित कार्य क्षेत्र कौन कौन है। तो संरचनावाद, प्रकारवाद या कार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणात्मकवाद, कुछ ऐसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक संप्रदाय थे। विभिन्न संप्रदाय को मापने के बाद मनोविज्ञान के बीच तरह तरह के
तर्क वितर्क का क्या हो गया, होना एक सामान्य सी बात हो गई। मतलब कि जब इतने सारे मनोविज्ञान के संरचनात्मक कार्य दिए गए, उसके बाद सबका अपना अपना क्या हो गया, अलग अलग तर्क और वितर्क होने लगा। ठीक है ना। केवल व्यवहार के अध्ययन संबंधित विभिन्न प्रवृत्तियों को प्रभावित किया, वह शिक्षा प्रकार्य को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया। मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में भी वह कुछ हद तक प्रभावित किया। अब ये मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख संप्रदाय को संक्षेप में कैसे समझते देखिए। तो सबसे पहले संरचनावाद है। तो संरचनावाद क्या होती है, मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय प्रमुख प्रकार के विलियम वुंट नामक, देखिए एक विलियम वुंट मनोवैज्ञानिक थे, वो जर्मन का मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, सन 1889 ईस्वी में उसका मत यह था कि व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिंगविंग में विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला अथवा मनोविज्ञान शाला स्थापित करके मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया जाए। मतलब कि विलियम वुंट का विचार था कि मनोविज्ञान को, ठीक है ना, स्थापित करके एक उनको अलग से दर्जा दिया जाए। ठीक है। फिर वुंट प्रारंभ में क्या किया, संवेदना के ऊपर अपने अध्ययन किए। उनके अध्ययनों के उपरांत यूरोप तथा अमेरिका में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खुली। देखिए अमेरिका और यूरोप में अनेक मनोवैज्ञानिक क्या हुआ, प्रयोगशाला खुला। वुंट तथा उनके सहयोगियों ने अंतर्दर्शन विधि, कौन सा विधि, अंतर्दर्शन विधि प्रयोग करके प्रयोगशालाओं में, ठीक है ना, मनोविज्ञान के अध्ययन किए। वुंट, ये जो वुंट है मनोवैज्ञानिक कहता था, उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है, संरचनावाद कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीटेट पूछा था 2019 में। मतलब कि विलियम वुंट के जो अंतर्गत, ठीक है ना, दर्शन विधि जो प्रयोग में लाए गए थे और मनोवैज्ञानिक अध्ययन किए गए थे, तो उसे वुंट ने उनके अनुयायियों के द्वारा उनको क्या नाम दिया गया, तो संरचनावाद का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, संरचनावाद का नाम दिया गया। ठीक है ना। क्योंकि इनके अनुसार जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं हैं जो अनेक सरल मानसिक स्थितियों, जो क्या है, अनेक सरल मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी है। इस प्रकार वुंट तथा इसके सहयोगी ने अंतर्दर्शन नामक मुख्य अध्ययन, और देखिए फिर से यहाँ पे आ गया, अंतर्दर्शन नामक क्या है, मुख्य अध्ययन विधि का प्रयोग करके संरचनाओं के रूप में मन का व्यवस्थित अध्ययन किया। देखिए सभी जगह हम पहले बता चुके हैं कि मनोविज्ञान में हमेशा मन के बारे में बताया गया है। और मनोविज्ञान में एक बात आप लोग को यह ध्यान रखना होगा, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी जीव जंतु प्राणियों के बारे में जब हम कोई बात बताते हैं, तो उनके बारे में पहले हमको कुछ मनन करना पड़ता है, कुछ अनुभव करना पड़ता है। उस अनुभव के अनुसार उसके बारे में क्या करते हैं, हम बता पाते हैं। ठीक है ना। देखिए कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक एडवर्ड है, वेडफोर्ड है, टीचनर है, जैसे मनोवैज्ञानिक प्रमुख थे। ठीक है ना, जो संरचनावाद को ही वर्तमान समय में संरचनावाद को ही रचनावाद के रूप में समझा जा रहा है। ठीक है ना। वर्तमान समय में NCF 2005 अपनी समझ इसी रचनावाद से लिया गया है। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, यहाँ पे आप लोग VVI नोट कर लीजिएगा। NCF 2005 ने किसको माना है, रचनावाद को रचनावाद से ही लिया गया है। NCF 2005 किससे लिया गया है, रचनावाद से ही लिया गया है। अपनी समझ को रचनावाद से लिया गया। देखिए सीखने वाले आंतरिक शक्ति अर्थात उसके मन को समझते हुए सीखने की क्रिया से उसे सबसे सक्रिय सहभागी मानते हुए स्वयं से ज्ञान की रचना, ज्ञान के निर्माण, ठीक है ना, करने की बात स्वीकार की जाती है। मतलब कि सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि ज्ञान का निर्माण सबसे पहले करना पड़ेगा और ज्ञान की रचना करनी पड़ेगी। उसी के आधार पर कोई व्यक्ति कुछ सीखता है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे हम लोग प्रकार्यवाद, या उसी का नाम है कूटवाद या कार्यवाद। ठीक है ना। देखिए मनोविज्ञान के इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक थे विलियम जेम्स। उसका था विलियम वुंट, इसका क्या है, विलियम जेम्स। तो बोल दे प्रकार्यवाद या कूटवाद या कार्यवाद
के प्रवर्तक कौन मनोवैज्ञानिक थे, क्वेश्चन में आ जाता है। तो कौन था होगा, विलियम जेम्स, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, वो विलियम जेम्स थे। जेम्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित थे। तो वो किसके सिद्धांत से प्रभावित थे, तो डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पूछ दे क्वेश्चन कि विलियम जॉन जेम्स किससे प्रभावित थे, तो डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से क्या थे, वो प्रभावित थे, ठीक है ना। तथा उन्होंने मन के अध्ययन में जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया। इनका मानना था कि संरचनावाद, ठीक है ना, मन के संबंध में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अनुभवों को तत्वों के रूप में विभाजित नहीं किया जाता। मतलब कि अनुभव को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए रचना को जानना इतना जरूरी नहीं जितना इनकी क्रियाओं को। मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में कह रहा है कि रचना को जानना जरूरी नहीं है, जितना जानना किसको जरूरी है, उनके क्रिया को जानना जरूरी है। समझे कि नहीं समझे। इसके बाद देखिए, कार्यों को जानना आवश्यक है। जानने का प्रयास किया, ठीक है ना, जानने का प्रयास किया व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करके। देखिए, व्यक्ति को यहाँ पे वातावरण के साथ क्या करना पड़ रहा है, समायोजन करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, समायोजन करना पड़ रहा है। मतलब कि व्यक्ति और वातावरण का मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद मानसिक अनुभवों का इस प्रकार से उपयोग करता है कि वस्तुतः प्रकार्यवाद का मुख्य बल अधिगम प्रक्रिया तक केंद्रित था। जॉन डॉवी, ये भी क्वेश्चन याद रखिए, जॉन डीवी का मत है। जॉन डीवी कहाँ के वैज्ञानिक थे, क्वेश्चन आया था। जॉन डीवी अमेरिका के एक दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री थे। जॉन डीवी कहाँ के थे, अमेरिका के एक दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री थे, और यह प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे। जेम्स रोलैंड एंजिल और जे.एन. कॉटिल इस, ठीक है ना, इस E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है ना, तथा R.S. वुडवर्थ जैसे विचारकों ने प्रकार्यवाद विचारधारा को वैज्ञानिक आधार माना। तो देखिए, क्वेश्चन आता है प्रकार्यवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो प्रकार्यवाद के प्रवर्तक कौन कौन थे, देखिए, जिसको प्रकार्यवाद को ही हम लोग संप्रदाय के प्रमुख समर्थक थे, जैसे है जेम्स रोलेफ एंजिल, जे.एन. कॉटिल, E.L. थॉर्नडाइक तथा R.S. वुडवर्थ। ये किसके संप्रदायवाद के प्रवर्तक थे। अब आ जाते हैं हम लोग व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद 20वीं शताब्दी के दूसरे एवं तीसरे दशक में मनोविज्ञान के क्षेत्र व्यवहारवादी संप्रदाय का विकास हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका मनोविज्ञान के समूह ने मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान को किसके रूप में स्वीकार किया, व्यवहार के रूप में स्वीकार किया। व्यवहार का मतलब यह होता है कि उसका रहन सहन, चाल ढाल, ठीक है ना, उसका खान पान, उसका बात विचार, ये सब क्या हो गया, व्यवहारवाद होता है। देखिए, इसके बाद है जेबी वाटसन इस व्यवहारवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ दे कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक किसे कहते हैं, तो जेबी वाटसन को कहते हैं। व्यवहार की विचारधारा को मानने के कारण इस समूह के मनोवैज्ञानिक को व्यवहारवादी कहा जाता है। इस समूह के वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है, व्यवहारवादी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्यवहारवादी एक और जहाँ संरचनावाद तथा प्रकार्यवाद के कट्टर विरोधी हैं, ठीक है ना, तथा चेतना के प्रत्यय की व्यवहारिक उपयोगिता को जरा भी स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने केवल प्रत्यक्ष रूप में से महसूस करने योग्य, मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान देते हैं। तो किस पे अपना ध्यान देते हैं, मापने योग्य व्यवहार पे क्या करते हुए अपना ध्यान देते हैं। अब देखिए, उसके बाद व्यवहारवादियों ने जन्मजात प्रवृत्तियों के अस्तित्व को नकारते हुए सीखने पर बल दिया। उन्होंने जन्मजात को नकार दिया और किस पे बल दिया, कि सीखने पे बल दिया। मतलब कि आप सीख के ही कुछ आगे बढ़ सकते हैं, ये नहीं कि आपका सीखने की क्रिया जन्मजात होती है, जन्म से ही आप सीख के आए, यह संभव नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, व्यवहार को समझने के साधन के रूप में पशु व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। उसके बाद
वस्तुतः जीव विज्ञान की विधियों एवं रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव, देखिए पावलोव के अध्ययन परिणामों से, ठीक है ना, प्रेरित था। किससे प्रेरित था? पावलोव के अध्ययन परिणामों से प्रेरित था। वाटसन और उसके शिष्यों के द्वारा प्रवर्तित व्यवहारवादी विचारधारा, ठीक है ना, मनोविज्ञान को भौतिकवादी, यांत्रिक तथा वस्तुनिष्ठ रूप देकर नए युग का सूत्रपात किया। यद्यपि वाटसन के व्यवहारवाद की बाद में काफ़ी आलोचना भी हुई, मतलब वाटसन के जो व्यवहारवाद थे उसकी बाद में काफ़ी आलोचना हुई, मतलब काफ़ी उसका निंदा हुई, ठीक है ना, मतलब कि यह व्यवहारवाद में कुछ न कुछ त्रुटियाँ है। फिर भी देखिए, फिर भी क्या हुआ कि उसकी व्यवस्थित तथा वस्तुनिष्ठ कला कला विद्या ने प्रसिद्ध शिक्षा मनोविज्ञान क्लार्क हॉल, एडवर्ड टॉलमैन, B.F. स्किनर जैसे मनोवैज्ञानिकों पर आश्रित छाप छोड़ी। व्यवहारवादियों ने वृद्धि तथा विकास का प्रक्रिया में वंशानुक्रम की भूमिका को पूर्ण रूपेण नकारते हुए केवल वातावरण को स्वीकार किया और अधिगम, देखिए अधिगम, अभिप्रेरणा तथा पुनर्बलन पर जोर दिया। तो किस किस पे जोर दिया? अधिगम, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन पर जोर दिया देना व्यवहारवादियों को थे, ठीक है ना, इसके प्रमुख विशेषता थी। शिक्षण अधिगम क्षेत्र में व्यवहारवाद का व्यापक प्रभाव पड़ा, मतलब व्यवहारवाद का सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके किसके पड़ा? शिक्षण अधिगम क्षेत्र में। किस पे पड़ा? शिक्षण अधिगम क्षेत्र में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा पड़ा। उसके बाद देखिए समग्र अवयवीवाद या गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्टवाद कहाँ के थे? एक जर्मन वैज्ञानिक थे। तो मैं तीसरा चैप्टर में इससे आगे लाने का कोशिश करूँगा। दोस्तों आप लोग को मैंने जितना पढ़ा दिया हूँ उसको आप लोग ध्यान से पढ़ें। और इस बार सीटेट में, सीटेट इस बार मेरा टारगेट है सीटेट का 130 प्लस का। कितना का टारगेट है? 130 प्लस। आप लोग मेरे चैनल से बने रहे और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि 130 प्लस आप लोग का आसानी से आएगा। मैंने जितना आप लोग को दे रहा हूँ मटेरियल उसको आप लोग फॉलो करते रहे और एक नोट्स आप लोग बनाते रहे। क्या करें? एक नोट्स बनाए। और इसके बाद मैंने EVS प्रत्येक दिन मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ EVS का, ठीक है ना, इन्वायरमेंट पेपर 1 के लिए। इन्वायरमेंट किसके लिए है? पेपर 1 के लिए। तो आप लोग दोस्तों ध्यानपूर्वक डेली, अगर आप लोग सीटेट के लिए ज़्यादा नहीं, मात्र 3 से 4 घंटा आप लोग डेली रेगुलर पढ़ लेते हैं, 3 से 4 घंटा, तो आपका 130 प्लस मेरे ख्याल से आना ही आना है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आज आप लोग के लिए विशेष यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।